हे वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 75 डेज़ में प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उससे रिलेटेड सारी बातें शेयर करूंगा। तो पॉलिटी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो इसमें पॉलिटी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। तो लास्ट 75 डेज़ में मैं सारे सब्जेक्ट्स में ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में अराउंड 20 क्वेश्चंस ईच ईयर पेपर में आ जाते हैं। तो अराउंड 1/5 पेपर तो इकोनॉमी डोमिनेट करता है। तो इकोनॉमी एक कंसेप्चुअल काफ़ी है, मतलब कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इकोनॉमी में। और इकोनॉमी स्कोरिंग है, मतलब आप उसे रिलाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छा टाइम ज़्यादा देंगे इकोनॉमीज़ में तो आप अच्छा मार्क्स आराम से ले आ पाएंगे। तो इकोनॉमी में अगर मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊँ, जैसे जीडीपी हो गया, आपका नेशनल इनकम वाला पार्ट हो गया, मनी एंड बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मल्टीप्लायर, रेपो रेट अगर आरबीआई इंक्रीज़ करता है तो फिर क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर आपका हो गया जैसे कि इन्फ्लेशन ऐसे ऑप्शन आ जाएगा कि ये 4 चीज़ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कौन है। जैसे लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था इस पर। फिर ये वाले पार्ट जैसे आपका अगर मैं आपको बताऊं तो जीडीपी वाला पार्ट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो गया। ये वाले पार्ट पे आप ज़्यादा एमएसपी हो गया इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों पे आप इकोनॉमी में अब लास्ट कुछ टाइम में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं तो जैसे एनसीईआरटी का सिर्फ क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है मैक्रो वाला, वही खाली इकोनॉमी के लिए फॉलो किया। और जो करंट अफेयर्स के लिए बाईजूस के एक यूट्यूब में श्याम सर करके है, उनका इकोनॉमी दिस वीक करके एक आता है, वो बहुत अच्छा, बहुत ईजिली वो समझाते हैं इकोनॉमी के। तो मैंने तो सिर्फ यही 2 चीज़ इकोनॉमी के लिए मैंने और कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की, सिर्फ यही 2 चीज़ मैंने फॉलो की। और इकोनॉमी मेरे को कंसेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम जैसे सर जो पढ़ाते हैं जिस तरीके से। तो जैसे बॉन्ड डील वाला पार्ट हो गया, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। तो फिर सेकंड हम बात करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी के लिए तो वही एनसीईआरटी के जो 11-12 है, और मैपिंग वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल ज्योग्राफी से। अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाते हैं। लास्ट कुछ साल में डिक्रीजिंग और मतलब काफ़ी कम हो रहा है क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 10-12 के अराउंड आते हैं। तो उसमें तो एनसीईआरटी है, मैपिंग जो आपका इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ अगर चैप्टर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला जो चैप्टर है वो यूपीएससी का फेवरेट है। कोरल रीफ हो गया, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गया, क्लाइमेटिक रीजन हो गया, कंसेप्ट्स हो गया कुछ कुछ जैसे एल नीनो, ला नीना, ये सब कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा हम एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं इससे रिलेटेड। फिर अगर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बात करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो एंशियंट मिडिवल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। मतलब इसमें कभी भी कोई भी यार कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है, तो एकदम रिलाई नहीं कर सकते आप इसमें। मैं आपको बोलूँगा पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, और ये कुछ पार्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जिसमें आप रिलाई कर सकें। पॉलिटी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा रिलायबल है। तो एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इंपॉर्टेंट है, अशोका इंपॉर्टेंट है, आपका संगम एज इंपॉर्टेंट है, द चोलाज इंपॉर्टेंट है, और आपका गुप्ता इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 चीज़ें आप पॉलिटी पे, एंशियंट हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और मिडिएवल में अगर मैं बोलूँ तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट है, विजयनगर इंपॉर्टेंट है, मुग़ल में अकबर वाला जो era है वो इंपॉर्टेंट है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, वो ज़्यादा। जैसे कुछ कुछ टर्म्स जो एंशियंट मिडिएवल में काफ़ी, जैसे अजमीर बख्शी क्या है, औरंग करके वो क्या है, परमितस क्या है, ये सब टर्म्स में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। वो आप बुक पढ़ेंगे जो भी आप, जैसे एंशियंट मिडिएवल के तो मैंने तो तमिलनाडु एनसीईआरटी फॉलो किया, तो मैं वही फॉलो करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ ईयर में देख रहे हैं कि पेरिफेरी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि वो जो मेन पार्ट है। जो 1885 कांग्रेस फॉर्म होने के बाद से लेकर इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो वाले पार्ट से एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन, जो डोमिनेटिंग बड़े बड़े पार्ट जैसे सूरत स्प्लिट हो गया, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, ये सब जो बड़े बड़े टॉपिक है, मेजर टॉपिक, ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स हुआ, 1935 का जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, ये सब आप पूना पैक्ट हुआ, ये सब पे आप फोकस कर सकते हैं, बड़े बड़े टर्म्स। बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जितने भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड आप 2-3 लाइन में मतलब अच्छे से उसे डिटेल में पढ़ो, उससे काफ़ी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। फिर आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स है स्पेक्ट्रम में, जैसे इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कैसे किया, प्रेजेंट
जो रेबिलियंस हुआ, आपका अपराइजिंग हुआ, सिविल अपराइजिंग हुआ, जो ये सबसे जो रिलेटेड है, ट्राइबल अपराइजिंग। स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर वो उतने खास इंपॉर्टेंट, लास्ट 75 डेज में आप जो ये सब जो टॉपिक्स है, फिर लास्ट में जो कांग्रेस से रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम में जो लास्ट में एक्नॉलेजमेंट, जो लास्ट में 10-15 पेज है, जो ये सब जिसमें सब शॉर्ट में किसमें न्यूज़पेपर के रिलेटेड कौन सा, किसमें कौन सा बुक लिखा है, कौन सा जर्नल लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जैसे मैं आपको बताऊंगा तो कुछ टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो न्यू इनोवेशंस हुआ है, जैसे आपके 5G हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, GM क्रॉप्स हो गया। GM क्रॉप से हर साल ही क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर बॉल गार्ड करके क्वेश्चन आया था, कॉटन से रिलेटेड था वो बॉल गार्ड। तो GM क्रॉप्स हो गया, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ, ये सब पे आप फोकस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल 3D प्रिंटिंग है जैसे, और साइंस के रिलेटेड 12 की जो NCERT बायो की उसके जो लास्ट कुछ टॉपिक्स है वो आप फोकस कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट में अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी 12th की जो बायो की NCERT लास्ट में इन्वायरमेंट के कुछ चैप्टर्स है उसमें, वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप शंकर IAS से पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना, उसमें भी सारे चैप्टर कुछ सब इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी लॉ है, बॉडीज़ है, जितने भी प्रोटोकॉल इंडिया ने या फिर इंटरनेशनल लेवल में साइन किया, वो आप पढ़ सकते हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये सब से रिलेटेड इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, ये सब पार्ट इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है। और करंट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स में उतना फोकस मत करिए, आप करिए, टाइम दीजिए, एवरीडे अराउंड 2-3 आवर्स करंट अफेयर्स के लिए लास्ट कुछ दिन में दीजिए जैसे। लेकिन आपको एक बात बोलूँगा कि स्टैटिक ही किंग मेकर है। ये एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपका स्टैटिक एकदम क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में बोला था कि स्टैटिक इज़ द किंग मेकर। अगर आपको, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको फोकस नहीं किया था, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहा था, तो लेकिन एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में एक भी करंट अफेयर्स नहीं आया, मतलब बहुत रेयर, 1-2 क्वेश्चन थी, कुछ था 100 में से जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, डायरेक्ट सब स्टैटिक पार्ट था। तो आपको स्टैटिक एकदम अपना कंसेप्ट एकदम आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिटी से रिलेटेड कोई चैप्टर है तो कंसेप्ट एकदम अच्छा होना चाहिए। पार्लियामेंट में क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, DPSP क्या है, वेलफेयर स्टेट कौन सा बोलता है, प्रीएम्बलम क्या बोलता है, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब क्या है मतलब ये सबका, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक आप अच्छे से फोकस करिए, वही आपको ये एग्ज़ाम क्लियर कराएगा और कुछ भी नहीं क्लियर करा पाएगा। और मॉक्स में अगर आपको बोलूँगा तो ये जितने आप सेक्शनल मॉक जैसे इकोनॉमी का दे सकते हैं, पॉलिटी का 2 दे सकते, 2 आप दे सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दे सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए दे सकते हैं और ज्योग्राफी के लिए। बाकी किसी के लिए भी सेक्शनल मॉक देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल से सेक्शनल मॉक देके फ़ायदा नहीं है, उसमें फुल लेंथ में ही आप दे सकते हैं पूरा, वही आपको फ़ायदा देगा। और फुल लेंथ आप 5 से 6 फुल लेंथ देते, तो फुल लेंथ में मैं बोलूँगा कि लास्ट के ये जो 2.5 मंथ्स अभी जो बचे हैं उसमें आप पेपर एंड पेन फॉर्मेट में मॉक दीजिए, क्योंकि हमें आदत हो जाता है कि ऑनलाइन में मॉक देने का, तो पेपर में और उसमें देने में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रियलाइज़ नहीं किया था, पर क्योंकि मैं भी जब ऑनलाइन देता तो मेरा अराउंड 30 मिनट्स रहता था, तब मेरा कंप्लीट हो जाता था ऑनलाइन मॉक में। लेकिन पेपर में जब मैंने एग्ज़ाम में रियल में दिया फर्स्ट टाइम ही, तब तक पेपर में मैंने कभी भी नहीं दिया था, तो मेरा 2 आवर्स में भी पेपर ख़त्म नहीं हुआ। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, और आपको पेन पेपर फॉर्मेट में लास्ट कुछ दिन में भी आप क्या करिए, जो इंस्टीट्यूट के जो मॉक्स आ रहे हैं उसको प्रिंट करा के उसको घर में 2 आवर का टाइमर लगा के वैसे मॉक दीजिए। तो अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाला हूँ CSAT के रिलेटेड, क्योंकि CSAT से मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का CSAT क्लियर नहीं हो पाता है, काफ़ी लोग CSAT के लिए प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो मेरा मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा ठीक ठाक रहा है, तो मेरे को कभी CSAT में प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैंने 1 साल बैंक के लिए भी एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया था, तो मेरे को CSAT में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CSAT के रिलेटेड मैं आपको एक स्ट्रैटेजी के लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको किस किस चीज़ में फोकस करना चाहिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का वीडियो, तो मिलेंगे फिर किसी ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।